हमने इसके पहले वाली तासिका में लोकोक्ति की परिभाषाओं को देखा है। इन परिभाषाओं के अंतर्गत हमने देखा है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथ्यों तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित जो छुटीले, सारगर्भित, सजीव, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा देखी है। अब इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हमें लोकोक्तियाँ का महत्व अथवा विशेषताओं को देखना अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकोक्तियाँ साहित्य के अंतर्गत आधार भूमि का काम करती है। लोकोक्तियाँ यह साहित्य के अंतर्गत आधार भूमि का काम करती है। इनकी विशेषताओं के द्वारा इनके महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि लोकोक्ति समाज का सही मार्गदर्शन करने वाली उक्ति है। लोकोक्तियाँ एक मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि लोगों में प्रचलित अनुभव, लोगों में प्रचलित ज्ञान लोकोक्ति के अंतर्गत आता है। वह ज्ञान, अनुभव व्यक्ति विशेष अथवा समाज को सही मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि समाज को सही मार्गदर्शन करने का काम लोकोक्ति के द्वारा होता है। क्योंकि लोकोक्ति की निर्मित कहाँ से होती है? तो लोकोक्ति की निर्मित समाज से ही होती है। उसके अंतर्गत पौराणिकता है, लोगों के अनुभव है, ऐतिहासिकता है, प्राकृतिक नियम है, बल्कि प्रसंग चुटीले हैं। और चुटीले प्रसंग के द्वारा समाज का सही मार्गदर्शक का काम ये लोकोक्ति करती है। दूसरी विशेषता मुझे दिखाई देती है कि उपदेशात्मक प्रवृत्ति उसमें है। केवल मार्गदर्शन करती है ऐसी बात नहीं है लोकोक्ति। लोकोक्ति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। उपदेश इस शब्द के अंतर्गत बहुत कुछ है। बहुत कुछ कहने का मतलब यह है कि उपदेश है इन्फिनिटी प्रकार का उपदेश, अनंत प्रकार का उपदेश देने का काम ये लोकोक्ति करते हैं। फिर उसके अंतर्गत हम कुछ गिने चुने शब्दों को ले सकते हैं। धार्मिकता है, नैतिकता है, सामाजिकता है। इन्हीं बातों को उपदेश रूपी मणियों को थोड़े थोड़े शब्दों के अंतर्गत पीरों को कंठहार बनाने का काम लोकोक्ति करती है। नैतिकता कोई एक शब्द नहीं है, धार्मिकता कोई एक शब्द नहीं है, उपदेश कोई एक शब्द नहीं है। उनके अंतर्गत के छोटे छोटे शब्दों को लेकर, यानी उपदेश रूपी मणियों को लेकर सबको एक धागे के अंतर्गत पिरोने का काम जो होता है, और उस धागे में पिरोकर उसका जो हार बनाया जाता है वो मनुष्य गले में न डालते हुए मनुष्य के कंठ में डाला जाता है, तब लोकोक्ति की निर्मित होती है। और वह निर्मित लोगों को उपदेश देने के लिए होती है। एक एक शब्द को इकट्ठा करके समाज के अंतर्गत का ज्ञान, समाज के अंतर्गत की धार्मिकता, समाज के अंतर्गत की नैतिकता, समाज के अंतर्गत की राजनैतिकता, समाज के अंतर्गत के अन्य प्रकार के अच्छे और बुरे प्रसंगों को व्यक्त करने के लिए उपदेशात्मक रूप में काम करने का प्रयास शायद
हमारे सामने लोकोक्ति के द्वारा होता है। फिर उसके बाद नंबर 3 की विशेषता उसकी दिखाई देती है हास्य व्यंग्यात्मकता। हास्य व्यंग्यात्मकता, लोकोक्तियाँ हास्य व्यंग्यात्मक होती है, लेकिन कब? जब सामने वाला ठीक ढंग से समझता नहीं है और उसके लिए प्रयोग किया जाता है, मनोरंजन एवं परिहास के लिए। मनोरंजन एवं परिहास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह समाज के अंतर्गत की जो कुरीतियाँ है एवं अव्यवस्था है, समाज के अंतर्गत की कुरीतियाँ एवं अव्यवस्था है, उस अव्यवस्था पर कटाक्ष डालने के लिए या कटाक्ष करने के लिए लोकोक्तियाँ रामबाण उपाय के रूप में अपनाई जाती है। समाज के अंतर्गत कोई एक कुरीति नहीं है, समाज के अंतर्गत कोई एक अव्यवस्था नहीं है कि जिसको लेकर बतलाया जाए। समाज के अंतर्गत ढेर सारी अंधविश्वास है, ढेर सारी कुरीतियाँ हैं, या ढेर सारी अव्यवस्था हमें दिखाई देती है। पग पग पर या एक एक पैर के ऊपर मनुष्य को लेकर यहाँ पे अव्यवस्था दिखाई देती है। यह समाज के अंतर्गत की जो कुरीतियाँ हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कहूँगा, समाज के अंतर्गत चलने वाली सती प्रथा की जो व्यवस्था थी, वो भी एक कुरीतियाँ है। नहीं, ऐसी कई कुरीतियाँ समाज के अंतर्गत की, उन्हीं कुरीतियों को समूहता नष्ट करने के लिए या उसकी समाप्ति करने के लिए हमें लोकोक्तियाँ हास्य व्यंग्यात्मक रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके लिए शायद हम कहते हैं कि लोकोक्तियाँ रामबाण उपाय है। क्यों? तो मनुष्य को वहीं पे लगता है कि लोकोक्ति के अंतर्गत तो मनोरंजन है, मनोरंजन के साथ परिहास है, लेकिन ये मनोरंजन और प्रयास न होते हुए अव्यवस्था और कुरीतियों के ऊपर कटाक्ष डालने की एक सारगर्भित सजीव जीवंत ऐसी भाषा के द्वारा मनुष्य को सूझ देने की एक प्रवृत्ति इसके अंतर्गत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकोक्तियाँ हास्य व्यंग्यात्मक रूप में अपनाई जाती है, प्रचलित होती है। चौथी विशेषता इसकी बतलाई जाती है कि लोकोक्तियाँ सर्वग्राही और सर्वव्यापक है। लोकोक्ति किसी विशेष की होकर भी सर्वव्यापी सर्वग्राही होती है, क्योंकि इन्हें कोई काल, समय, ठिकाना, जगह वगैरह, मनुष्य, निर्माता, लेन देन करने वाला, इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशक, सर्वसमय सूचित करने वाली है, सर्वग्राही है। लेक्चर 5.5 मिनट का। हाँ।